नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सभी का हिंदी की पाठशाला पर। साथियों, कई वर्षों का अनुभव और संग्रह आज आपके बीच में इस चैनल के माध्यम से लेके आ रहा हूँ। आशा है आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और हिंदी भाषा के वृहद ज्ञान को बढ़ाने में ये वीडियो सहायक सिद्ध होंगे। हिंदी भाषा की बारीकियों को समझने में ये वीडियो सहायक होंगे। इसी आशा और अपेक्षा के साथ और आपके प्यार और प्रोत्साहन की अपेक्षा में आज से इस चैनल पर हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा के ऊपर वीडियो सीरीज़ की शुरुआत कर रहा हूँ। आज का हमारा पहला टॉपिक हम हिंदी भाषा की उत्पत्ति और परिचय के रूप में लेते हैं। आपके सामने जो संग्रह दिखाई दे रहा है, यह कई वर्षों के अनुभव और संग्रह करने का परिणाम है कि आज आपके सामने मैं इसे लेकर आया हूँ और इसी संग्रह से हम अध्ययन करेंगे हिंदी के विभिन्न प्रकरणों पर। आज हम हिंदी भाषा की उत्पत्ति और परिचय के बारे में समझेंगे। हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंध शब्द से मानी जाती है। कहते हैं कि फारस निवासी सिंधु नदी के तट प्रदेश को हिंद और वहाँ के निवासियों और वस्तुओं को हिंदी कहते थे, क्योंकि फारसी में स व्यंजन ह में बदल जाता है। इसीलिए हिंदी शब्द की उत्पत्ति निम्न क्रम के रूप में मानी जा सकती है। पहला क्रम सिंधु रहा होगा, उसके बाद हिंदू और हिंदी बनी। विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया गया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व की सभी भाषाओं को कितने भाषा परिवारों में विभक्त किया गया है, तो यहाँ हम 13 भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। यह एक प्रश्न बनता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। हिंदी भारोपीय परिवार की एक भाषा है। हिंदी भाषा के उत्पत्ति काल के विषय में अनेक मतांतर रहे हैं, परंतु मुख्य रूप से हिंदी भाषा का उद्भव 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। यह भी एक प्रश्न बनता है जो कि मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। हिंदी भाषा का उद्भव लगभग 1000 ईस्वी के आसपास माना गया है और इसके हिंदी भाषा का विकास क्रमशः शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी और अपभ्रंश और उसके बाद हिंदी के रूप में हुआ है। मूल रूप में हिंदी भाषा की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। इस पर भी प्रश्न बन सकता है। मूल रूप में हिंदी भाषा की उत्पत्ति का स्रोत कौन सी भाषा है, तो शौरसेनी अपभ्रंश माना जाता है। हिंदी भाषा का क्षेत्र इतना व्यापक है कि इसे 5 उपभाषाओं में विभक्त किया गया है। ये एक और प्रश्न हमारे सामने बन के आता है। हिंदी भाषा का क्षेत्र इतना व्यापक है कि इसे 5 भाषाओं में विभक्त किया गया है, यथा पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी एवं उपभाषाओं की भी अनेक बोलियां हैं। इस प्रकार से 5 भागों में मुख्यतः इसको बांटा गया है। अब यहाँ पर हम एक एक करके इसको विस्तार से देखेंगे। पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं आती है, यहाँ पर हम मुख्य रूप से 5 बोलियों को ले सकते हैं, जिसमें पहली आती है खड़ी बोली, जिसे हिंदुस्तानी, कौरवी और सर हिंदी के नाम से भी जाना जाता है। इस पर
प्रश्न बन सकता है खड़ी बोली के अन्य नाम, और विशेष रूप से यहाँ कौरवी नाम जो दिया गया है वो भोलानाथ तिवारी द्वारा दिया गया है। यह हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। साहित्य का एक प्रश्न बनता है। खड़ी बोली का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसका नामकरण लल्लूलाल मिश्र ने 1803 में प्रेम सागर में किया है। यहाँ पर जितने भी आपको वन लाइनर प्रश्न हैं, जो प्रश्न बन सकते हैं, वो इस संग्रह में ज़रूर मिलेंगे। वीडियो सीरीज में हम रविवार को एक टेस्ट सीरीज ज़रूर कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचाएं, ताकि पूरे सप्ताह में पढ़े गए विभिन्न टॉपिक के ऊपर बनने वाले प्रश्नों को भी आप हल कर सकें। यहाँ हम खड़ी बोली के नामकरण के बारे में देख रहे हैं। इसका नामकरण किया गया है लल्लूलाल मिश्र ने 1803 में प्रेम सागर में। उसके बाद बांगरू, जिसे हरियाणवी या जाटू भी कहा जाता है, इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। संविधान में कुछ विशेष बिंदु हैं, इन्हें आप ज़रूर ध्यान में रखें। राजभाषा से संबंधित प्रावधान भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक किए गए हैं। इस पर अधिकतर प्रश्न पूछा गया है। संविधान में राजभाषा से संबंधित प्रावधान किस भाग में किए गए हैं, तो यहाँ भाग 17, और किस अनुच्छेद में इसका विवरण है, तो अनुच्छेद 343 से 351 के बीच इनका विश्लेषण किया गया है। इसी प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में उपबोली को स्थानीय बोली या सब डायलेक्ट या पेटवा भी कहते हैं। हिंदी राजभाषा की घोषणा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हुई। हिंदी जो शब्द है वो मुख्य रूप से ईरानी भाषा का शब्द है। ये प्रश्न बनने लायक हैं, जो कि आपको आगे की प्रश्नों की सीरीज में ज़रूर उपलब्ध करवाए जाएंगे। यहाँ चूँकि संग्रह में इनका उल्लेख किया गया है, इसलिए पहले आपको इन प्रश्नों के बारे में भी बताता हुआ चलूँ। अब बात आती है कि अवधि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अमीर खुसरो ने। 344 जो अनुच्छेद है उसका उपयोग राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग एवं राजभाषा समिति गठन में किया जाता है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 345 राज्य विधानमंडल द्वारा प्रयुक्त होने के लिए अन्य भाषाओं या हिंदी को शासकीय कार्य हेतु प्रयुक्त करने के लिए किया गया है। ये तो हमने कुछ इतर टॉपिक से हटकर कुछ विशेष बिंदु थे जिनका विश्लेषण किया। पश्चिमी हिंदी के अंदर जब हम पढ़ रहे थे तो पहली बोली हमने पढ़ी खड़ी बोली, बांगरू। अब यहाँ तीसरी आती है ब्रजभाषा, जिसे अंतर्वेदी भी कहा जाता है। इस पर एक प्रश्न जरूर बनता है। ब्रजभाषा को अंतर्वेदी भी कहा जाता है। इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी के बाद यदि कहीं समृद्ध साहित्य मिलता है तो ब्रजभाषा का मिलता है। ब्रजभाषा के बाद बुंदेली और कन्नौजी, ये 5 उपभाषाएं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। उसको शौरसेनी अपभ्रंश से विकास हुआ है पांचों ही बोलियों का। एक बार हम पूरा दोहरान कर लेते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, बांगरू, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। खड़ी बोली, बांगरू, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ये 5 भाषाएं उपभाषाएं पश्चिमी हिंदी की है। अब बात आती है पूर्व हिंदी, जिसे अर्धमागधी भी कहते हैं। अवधी भाषा को बेसवाड़ी
के नाम से जाना जाता है, जैसा कि यहाँ उल्लेख किया गया है। इसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां विशेष रूप से आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। यहाँ पर 3 बोलियां आती है। पश्चिमी हिंदी में हमने 5 बोलियां देखी, खड़ी बोली, बांगरू, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। इसी प्रकार से पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, तीनों का ही विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। फिर आती है राजस्थानी। राजस्थानी भाषा का विकास नागर अपभ्रंश से हुआ है। इस विकास को बताया है ग्रियर्सन ने। इसमें 5 बोलियां लगभग आती है, 5-7 बोलियां हैं। मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, वागड़ी और मालनी। इस प्रकार से राजस्थानी भाषा की ये 5 बोलियां हैं, 5-7 बोलियां हैं। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा एवं लिपि देवनागरी के बारे में उल्लेख करता है और अंग्रेजी का प्रयोग शासकीय प्रयोजनों के लिए 15 वर्ष और उसके बाद भी आवश्यकता अनुसार होता रहेगा, ऐसा उल्लेख अनुच्छेद 343 में किया गया है। आगे आती है पहाड़ी। पहाड़ी जो उपभाषा है, इसकी गढ़वाली, कुमायूनी और पश्चिमी हिंदी। इसका विकास हुआ है खस अपभ्रंश से। फिर आती है बिहारी, जिसका विकास हुआ है मागधी अपभ्रंश से। इसमें भोजपुरी, मैथिली और मगही 3 उपभाषाएं आती है। इस प्रकार से 5 भाषा परिवारों में हमने हिंदी का विकास को देखा। यहाँ अब हम बात कर लेते हैं लिपि के बारे में। भारत की प्राचीनतम लिपि सैंधव लिपि है। वर्ण चिन्हों को लिखने की विधि को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा एवं उसकी लिपि देवनागरी को मान्यता प्राप्त है। देवनागरी लिपि का उद्भव लगभग 7वीं शताब्दी की घटना माना जाता है। कहते हैं देवनागरी लिपि का विकास निम्न क्रम में हुआ है: ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और देवनागरी लिपि। इसे क्रमबद्ध रूप से हमें याद रखना है: ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और देवनागरी लिपि। इस देवनागरी लिपि में वर्णनात्मक लिपि है। देवनागरी लिपि को दक्षिण में नंदी नागरी के नाम से जाना जाता है। देवनागरी में सुधार के सर्वप्रथम प्रयास महादेव गोविंद रानाडे ने किए थे। जिन जिन बिंदुओं को हमने अंडरलाइन किया है उनके ऊपर प्रश्न बनना लगभग संभावित है। इससे संबंधित नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करवाए जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। देवनागरी का विकास प्राचीन नागरी, जो कि उत्तर क्षेत्र में प्रचलित थी, से हुआ। देवनागरी लिपि में वर्णों के नीचे बिंदुओं का प्रयोग फारसी के परिणाम स्वरूप हुआ। कुछ वर्णों में देवनागरी लिपि में बिंदुओं का प्रयोग होने लगा तो वो फारसी लिपि के प्रभाव से हुआ था। देवनागरी में शिरोरेखा रहित लिखने का प्रचलन गुजराती के परिणाम स्वरूप हुआ। गुजराती में शिरोरेख लगाने का प्रचलन नहीं है, इसीलिए उसके प्रभाव स्वरूप हिंदी भाषा में भी शिरोरेखा रहित लिखने का प्रचलन हुआ। परंतु देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रयासों के फलस्वरूप शिरोरेखा का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इस अ के स्थान पर अ लेखन का प्रारंभ मराठी के परिणाम स्वरूप हुआ। इस प्रकार से यहाँ हमने लिपि के बारे में भी विस्तार से समझा और हिंदी भाषा का उद्भव और इसके परिचय के बारे में आज के इस वीडियो में हमने सामान्य रूप से समझा। मिलते हैं आगे के टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर अपने मित्रों और अपने सहपाठियों के साथ इसको शेयर करें।
आपका एक शेयर हमें आगे के कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देगा। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।